हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। हम आज आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित हुए हैं। जीजे ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे, अभी तो हम लोग चर्चा चली रही थी मौलिक अधिकार पर। कल की क्लास में हमने चर्चा किया था समानता के अधिकार पर। आज हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 19 के बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है, जिसमें कुल 4 अनुच्छेदों की बात कही गई है। कभी ऐसे मत जोड़ लीजिए 9 3 12 होता है या 19 3 22 3 अनुच्छेद नहीं, 4 अनुच्छेद की बात की गई है। 19, 20, 21 और 22 की बात कही गई है। इसके तहत हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 पहले, अनुच्छेद 19 में जो है मूल संविधान में जब 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 7 स्वतंत्रताओं की जो है चर्चा की गई थी या उल्लेख किया गया था। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 जब जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आई, उन्होंने संशोधन किया 44वां संशोधन, जिसके तहत अनुच्छेद 19 1(4) में वर्णित संपत्ति के अर्जन, धारण और उसके व्यसन या बेचने की प्रक्रिया को जो है मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। आज वह निश्चित कर दिया गया है। अब वर्तमान समय से लेकर के 1978 तक कुल 6 स्वतंत्रताओं का जो है उल्लेख मिलता है। वर्तमान में भी अगर पूछा जाए कुल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताओं का जो है उल्लेख किया गया है, तो 6। वर्तमान समय 6 स्वतंत्रताएं जो है दी गई है संविधान। हाँ, हमने प्रस्तावना में भी एक बार चर्चा किया था कि जो भारत की प्रस्तावना है उसमें 5 स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई। परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कितने प्रकार की या प्रस्तावना में जो कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, तो वहाँ पर 5। लेकिन अनुच्छेद 19 की भी हमने चर्चा किया था। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताओं की जो है चर्चा की गई। देखते हैं अनुच्छेद 19। पहले लिखते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी व्याख्या जो है मिलती है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। और इस स्वतंत्रता के अधिकार को जो है व्यक्ति के लिए सकारात्मक माना गया है। व्यक्ति के लिए सकारात्मक, इसे सकारात्मक कहा जाता है। कि बहुत बार पूछा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति के लिए नकारात्मक है या सकारात्मक है, तो व्यक्ति के लिए सकारात्मक है। अब हम आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में कुल वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत
कुल 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार पहला अनुच्छेद 19(a) का, अनुच्छेद 19(a) का किसका उल्लेख करता है? भाषण, भाषण, वाक, इसे वाक भी कहीं कहीं लिखा जाता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण क्या है? इसका आशय क्या है? भाषण से क्या? अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने विचारों को बताना, किसी को अपने विचारों को व्यक्त करना। कहने का मतलब आप अपनी बात किसी को कैसे बताएंगे। अभिव्यक्ति क्या है? अपने विचारों को बताने के लिए आप कौन कौन सा साधन अपनाते हैं, ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब अपने विचारों को बताने के लिए कौन सा साधन या किस जो है दृष्टिकोण को बताने के लिए आप कौन सा साधन अपना रहे हैं, इसकी बात। मतलब विचारों को बताने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधन। अब हम अपने विचारों को बताने के लिए किस किस माध्यम से हम लोग को अपना विचार या अपना मत प्रकट कर रहे हैं, यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता आती है। प्रेस की आजादी, प्रेस मीडिया, मीडिया को भी अपनी बात कहने की, मीडिया में अपनी बात हम कैसे कहें, ये बात जो है अब विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। प्रेस की आजादी। दूसरा, सूचना का अधिकार इसी के अंतर्गत आएगा। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार जो है, यहाँ सूचना का अधिकार या प्रेस की आजादी, विचार या अभिव्यक्ति स्वतंत्र, भाषण या अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में जो है इंक्लूड है, समाहित है। सूचना का अधिकार या आजादी का कहीं संविधान में सीधे सीधे इसका उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि इसका एक भाग माना जाता है। सूचना का अधिकार क्या है? जब हमसे कोई चीज पूछता है, हमारे विचारों को जानना चाहता है, तब हमें अगर उसकी सूचना नहीं है, जानकारी नहीं, तो हम बताएंगे क्या लोगों? इसलिए हमें जो है सूचना पाने का, किसी चीज को हमको बताना है तो पहले हमको सूचना, वो जानकारी होगी तभी ना हम बताएंगे। इसलिए जो है इसमें सूचना का अधिकार आता है। मूल संविधान में सूचना के अधिकार को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसी जो है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में जो है, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में यह
गुप्ता जी ने जो है यह बात सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया कि सूचना के अधिकार को जो है क्या होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना के अधिकार जो है वह अनुच्छेद 19A के तहत इसमें शामिल है। सूचना के अधिकार 12 अक्टूबर 2005 में जो है लागू किया है। इसके बाद इसी में इंक्लूड पाया गया एक नाम आता है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में कि झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का अधिकार किसको है। क्या प्राइवेट व्यक्ति भी झंडा फहरा सकता है, तिरंगा लगा सकता है अपने घरों पर, अपने फैक्ट्रियों में कहीं। तो इस पर जो है नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले 2004 में बात आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती को पर जो है निर्णय देते हुए कहा कि कोई भी भारतीय नागरिक हो वह अपने मकानों में या अन्य कहीं जगह जो है भारत तिरंगा फहरा सकता है। नवीन जिंदल भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तब से इन्होंने जो है जगह पर, कई जगह पर जो है भारत तिरंगा बड़े ऊंचे स्थान पर लगा करके बहुत बड़े बड़े फ्लैग जो है फहराए हैं। तो तीसरे नंबर पर लिखते हैं कि तिरंगा फहराने का अधिकार भी जो है इसी विचार अभ्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। यह बात किससे संबंधित है? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ। नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है विचार अभिव्यक्ति आजादी के तहत तिरंगा झंडा फहरा सकता है। एक नाम और आता है चुप रहने का अधिकार। राष्ट्रगान के मामले में आया। इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के मामले में चुप रहने का अधिकार, ये है राष्ट्रगान के मामले में। राष्ट्रगान के मामले में यह भी विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि कोई व्यक्ति अगर सम्मान पूर्वक खड़ा है, कुछ ना बोले, तब भी जो है वह विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। किसी को जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता। हाँ, वह जैसे राष्ट्रगान करते समय यह बात क्यों उठाई गई? क्योंकि राष्ट्रगान में कुछ मुस्लिम भाई थे या कुछ लोग थे जो बोलते नहीं थे, लोगों के साथ गाते नहीं थे राष्ट्रगान को। तो इस पर जो है इमैनुअल बनाम केरल राज्य, इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मामले में हाई कोर्ट ने इस पर जो है यह निर्णय दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी सभा में जहां राष्ट्रगान गाया जा रहा है, सम्मान पूर्वक खड़ा है, समझ लीजिए वह भी जो है व्यक्त कर रहा है। चुप रहने, चुपचाप, कोई अव्यवस्था ना फैलाए, सीधा खड़ा है लाइन में और वह ना गाए कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान पूर्वक खड़ा तो है, सम्मान तो कर रहा है। ये है विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, किसी को जबरदस्ती नहीं बुलवाया जा सकता। इससे जो है राष्ट्रगान गाने वाला कोई जो है उल्लंघन नहीं होगा, वह शांत रहे, उसका उल्लंघन ना करे। चुप रहने का अधिकार भी इसी में शामिल है। अब आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 19(1) खा। ध्यान रहे, इसके पहले एक चीज और बता दें आप लोगों को कि
19(1) का पर जो है क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है? हाँ, यह जो है अत्याधिक नहीं है। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 19(1) का पर जो है अनुच्छेद 19(2) के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(2) के द्वारा इस पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकहित, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकहित, अपराध उद्दीपन, अपराध उद्दीपन और न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना, इन आधारों पर जो है अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 19(2) के तहत जो है अनुच्छेद 19(1) पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए यह सकारात्मक है व्यक्ति के लिए। अगर इस पर कोई प्रतिबंध न लगाया जाता तब वह नकारात्मक था। लोकहित के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19(1) खा। 19(1) खा क्या कहता है? 19(1) खा शांतिपूर्ण, इसमें लिखा गया कि शांतिपूर्ण एवं निरायुध को जो है निशस्त्र या इसे एक नाम और कह लीजिए बिना हथियार, बिना हथियार सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार। ध्यान रहे इसी में जुलूस निकालने का अधिकार जो है शामिल है। जुलूस निकालने का अधिकार इसी अनुच्छेद में जो है शामिल है। जुलूस कैसा होना चाहिए? राजनीतिक अथवा धार्मिक या आर्थिक किसी भी आधार पर हो, राजनीतिक धार्मिक किसी भी रूप में हो, जुलूस निकालने का अधिकार शांतिपूर्ण होना चाहिए, सम्मेलन और बिना हथियार के होना चाहिए। जुलूस निकालने का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें एक चीज और बताया गया है कि अनुच्छेद 19(1) खा में भी जो है इन आधारों पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता और मानहानि या न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन का मतलब अपराध को बढ़ाने वाला काम, अपराध उद्दीपन अपराध को बढ़ाने के लिए जो उकसाया जाए अपराध करने के लिए, ऐसा कार्य अगर हो रहा है तो जो है इस पर जो है प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है 19(3) के द्वारा। 19(3) के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया। अब हम देखते हैं 19(1) ग के तहत
खा हमने देखा, शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। और 19 ग के तहत संगम या संघ या समितियां बनाने का जो है अधिकार। 19 ग के तहत संघ बनाने का या संगम करने का, मेल मिलाप आपस में, या समितियों को बनाने का अधिकार जो है बाद में कांग्रेस के कार्यकाल में अभी हाल ही में दिया गया 2013 के आसपास। 19 ग संगम या संघ तथा समितियां बनाने स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत दिया गया है। संघ या संघ या समितियां बनाने का अधिकार इसमें निहित है। हाँ, संघ कैसा बनाएंगे, संगम कैसा करेंगे, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी आधार पर भी संगम बना सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना ख्याल रहे, इस पर जो है अनुच्छेद 19 4 द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि समितियां या संघ आप कब नहीं बना पाएंगे। राष्ट्र की एकता को अगर खतरा है, अखंडता तथा संप्रभुता खतरा है, या अपराध उद्दीपन बढ़ रहा है, न्यायालय की अवमानना हो रही है ऐसा संघ बनाने से, तो इस पर जो है सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 19 घ अनुच्छेद 19 घ के तहत हम जो है अनुच्छेद 19 घ इसे ABCD के रूप में भी लिख सकते हैं, ABCD, तो डी पर आ जाएगा। एक घ में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता या विचरण की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, अबाध रूप से कहें तो भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक को भारत के संपूर्ण भाग में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी। लेकिन यहाँ पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्यों? भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर जहाँ तक भारत का भाग है। क्यों? क्योंकि भारत का नागरिक एक ही नागरिकता है, तो भारत का नागरिक संपूर्ण भारत का नागरिक है, तो कहीं भी उसे आने जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस पर 19(5) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(5) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(5) के तहत प्रतिबंध, अगर इस राज्य की एकता और अखंडता को खतरा है विचरण करने से, किसी क्षेत्र विशेष में अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनकी संस्कृतियों को खतरा होगा, या और किसी तरीके से रहने वाले अनुसूचित जनजाति को लोगों का आने जाने से अगर दिक्कत है, तो वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। या न्यायालय की अवमानना हो, अपराध उद्दीपन बढ़ता हो, विचरण करने से
लगाया जा सकता है। अब 19 अनुच्छेद 19(1) यहाँ हमने लिखा, अंगा लिख देते हैं। निषेध अंगा में कहा गया निवास की स्वतंत्रता का अधिकार, निवास की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत ये अधिकार भारतीय नागरिकों को मिला हुआ कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कहीं भी या संपूर्ण भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसका एक अपवाद अभी तक एक राज्य था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। भारत का एक ऐसा राज्य था, लेकिन अब नहीं, अब तो हटा दिया राज्य के दर्जे से, अब क्या शासित प्रदेश बना दिया गया। अनुच्छेद 370 जो वहाँ का विशेष प्रावधान दिया गया था, जो वहाँ का अलग संविधान बनाया गया था, उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो है कहीं भी विचरण करने की स्वतंत्रता दे दी गई है। इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(5) के तहत इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहीं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, अगर वहाँ पर भारतीय नागरिकों के जाने से उनके संस्कृतियों को अगर दिक्कत आ रही है, उनको खतरा है, तब वहाँ प्रतिबंध लगाया जा सकता है उनके निवास करने से। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 19(1)(4) यही देख लेते हैं। अनुच्छेद 19(1)(4) इस अनुच्छेद में जो है संपत्ति के धारण, अर्जन एवं व्यसन की स्वतंत्रता दी गई थी। इसको मिला करके मूल संविधान में इसका उल्लेख था, लेकिन इसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसी को निरसित कर दिया गया, या इसे जो है अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बचता है अनुच्छेद 1(6). अनुच्छेद 1(6) के तहत अनुच्छेद 19(1)(6) इसमें भारत राज्य क्षेत्र में कहा गया है कि किसी उपजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी, जहां तक भारत का क्षेत्र, किसी को अपनी आजीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई व्यापार या कारोबार या वृत्ति करने के लिए उसकी स्वतंत्रता होगी। हाँ, इस पर भी जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(6) के द्वारा 6 के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(6) के द्वारा कि आप ऐसा व्यवसाय, ऐसा कारोबार नहीं कर सकते जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को खतरा हो, संप्रभुता को खतरा हो, या लोकहित के लिए वह खतरा हो, या उससे किसी अपराध को बढ़ावा मिल रहा हो, या जो है न्यायालय की अवमानना हो रही हो, तो भी इस पर जो है सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये रहा हमारा अनुच्छेद 19। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इसमें अपराध या किसी व्यक्ति के दोष सिद्धि के संबंध में या उल्लेख किया गया है। इसमें किसी व्यक्ति अपराध सिद्धि के संबंध में कैसे? अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 अपराध सिद्धि के या अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में इसके अंतर्गत 3 भागों का उल्लेख किया गया। 3 बातें इसमें बताई गई अनुच्छेद 20 में। पहला है अनुच्छेद 20 इसमें कहा गया है कि अपराध करते समय लागू कानून के द्वारा ही अपराध करते समय लागू कानून के द्वारा ही किसी व्यक्ति को दोष या किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। कि कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है उस समय वैसा कानून लागू है तभी उसे जो है अपराधी को दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे सपोज है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है, जैसे अभी न्यायालय ने दिया कि बाल अपराध में जो है जैसे किसी नाबालिग बच्चे का बलात्कार हो जाता है तो बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा दी जा सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए आज 6 मई को ऐसा आर्डर सुनाया जाता है 2020 को, लेकिन कोई अपराधी ने ऐसा 6 मई 2019 को ऐसा कोई अपराध किया तो आज ये ऑर्डर आया है, आज की तारीख से ये लागू होगा तो अपराधी को दोषी को जो है फांसी देने का। अगर 2019 में ऐसा कोई अपराध किया उस समय ऐसा प्रावधान नहीं था उसे जो है इसके लिए फांसी नहीं दी जा सकती। कि अगर अपराध करते समय वैसा कानून बना है तभी जो है उसको वैसा जो है सजा उसको दी जा सकती है। अपराध करते समय लागू कानून के द्वारा था उसे जो है दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब 2 को देखते हैं, अनुच्छेद 20(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि अगर दोहरा दंड दिया जा सकता है यदि अपराध की प्रवृत्ति अलग अलग है। यदि अपराध एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर अपराध की प्रवृत्ति अलग अलग है, एक ही व्यक्ति को किसी ने मारा, मारने के बाद मान लीजिए गोली से उसको मार दिया, गोली से मारने के बाद उसको जो है काट डाला, तो यहाँ पर 2
तीसरा है अनुच्छेद 20 इसके तहत किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से ये कोई बाध्य नहीं कर सकता कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य नहीं कर सकता कि आप या पुलिस के द्वारा किसी को ले जाकर के स्वयं का बुलवाया है कि हाँ हम ही ने जो है अपराध किया है, ऐसा किसी व्यक्ति के साथ जाति नहीं की जा सकती। यह अनुच्छेद 20 में लिखा गया, 20(3) में ऐसा कहा गया। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 21, बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार भी इसे कहते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता अधिकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया। इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार उसको जो है न्यायालय में लागू कानून के तहत ही या जो लागू कानून के तहत ही उसे जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है तथा किसी भी विधि के द्वारा वंचित नहीं किया जाता। कहने का मतलब कि जो कानून लागू है उसी के द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। जैसे इसमें दैहिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण शब्द जो है एक व्यापक शब्द है। प्राण शब्द के अंतर्गत यह बाद में जोड़ा गया एक बात आता है, मेनका गांधी बना भारत सन 1978। मेनका गांधी संजय गांधी की पत्नी, इंदिरा गांधी की बहू है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री है। 1978 में जो है इन विदेश जाने की स्वतंत्रता के तहत इनके वीजे को बाहर जाना था जो है जब्त कर लिया गया। तब मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि मेरे दैहिक स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, किसी को जो है विचरण करने की स्वतंत्रता भारत में दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत, लेकिन प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बातें अनुच्छेद 19 में नहीं कही गई वह 21 में कही। उसने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उल्लेख किया। प्राण का तात्पर्य है कि व्यक्ति को पशुवत अस्तित्व में जीने के बजाय या पशु के समान जीने के नहीं जीना चाहिए, बल्कि मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। मानवीय और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। अगर व्यक्ति
स्वतंत्रता के उल्लेख को स्पष्ट किया गया। दैहिक के अंतर्गत केवल शरीर से ही नहीं, आंख, कान, नाक सभी पूर्ण रूप से सुरक्षित होने चाहिए। सबको जो है आजादी से कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 में। एक और आता है इसी के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत ही सूचना का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल पीने का अधिकार, कैदियों के एक चीज और आया इसी में समाहित है, कैदियों के हाथ पैर में बेड़ी डालने का अधिकार, कि उनको जो है अगर कैदी जेल में बंद है तो उसको वहां पर जो है उसके हाथ पैर ना बांधा जाए। इसको जो है एक अनुच्छेद 21 के तहत समाहित किया गया है। यह एक वैधानिक अधिकार है। और शिक्षा पाने का अधिकार एक महत्वपूर्ण है। शिक्षा पाने का अधिकार पहले यह अनुच्छेद 21 में ही था, वैधानिक अधिकार था, लेकिन इसे मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में चुनौती दी गई। मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य ने जो है इस पर 1992 निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा पाने का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का या 21A। ध्यान रहे ये हमेशा बड़े में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा छोटे इस्तेमाल में नहीं लिखा जाएगा, छोटे लेटर में, बड़े लेटर में। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा पाने के अधिकार को, प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को कहा गया कि राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य, राज्य 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तब से यह अनुच्छेद 19 के तहत संवैधानिक कानून हो गया। यह संविधान में से वर्णित कर दिया गया, अनुच्छेद 1 के तहत लिख दिया गया कि यह है संवैधानिक वैधानिक कानून था। 2002 में इसे जो है संवैधानिक कानून या संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। यह है हमारा अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 22 हम देखते हैं। अनुच्छेद 22 जो है
अनुच्छेद 22 के तहत बंदी व्यक्ति के या गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22 बंदी या तारीख के विरुद्ध संरक्षण की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई व्यक्ति बंदी है या गिरफ्तार है, उसको कैसे संरक्षण प्राप्त होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 22 में कहा गया है। इसके तहत 3 बातें कही गई हैं। पहला है किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के, अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, उसको जो है तत्काल कारण को बताना, किस कारण से उस व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है, ये बात बताना आवश्यक है। तत्काल उसको अवगत कराया जाए। और 2-3 में क्या कहा गया है? 2-3 में ये बातें कही गई है, किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना दिया गया 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया जाए और उसे बंदी बनाए जाने के कारण से तत्काल अवगत कराया जाए। तीसरे में अनुच्छेद 22(3) में यह बातें कही गई है कि ये ऊपर इन दोनों बातों के अतिरिक्त उसे 2 आधारों पर जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। यह नियम लागू नहीं होगा अगर वह निवारक निरोध के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या देशद्रोह के आधार पर उसे जो है गिरफ्तार किया जाता है, ऊपर ये दोनों बातें वहाँ पर लागू नहीं होती है। निवारक निरोध क्या है? किसी भी अपराध को करने से पहले ऐसा कानून या कोई ऐसा अपराध हो रहा है, उसके पहले ऐसा कोई कानून बना दिया जाए कि घटना होने ही ना पाए। घटना भी घटित होने के पहले कोई ऐसी कार्रवाई करना कि घटना घटित होने ही ना पाए, यह है निवारक निरोध। कोई घटना घटने वाली है, ऐसी आप कोई कार्रवाई कर दीजिए कि वह घटना ही घटित ना हो पाए, यह है निवारक निरोध। इसमें इसके तहत टाडा, फोटा, मीसा आदि कानून बनाए गए। रासुका, मकोका, कोका सभी प्रकार के कानून अनुच्छेद 22 के तहत राष्ट्रीय इसमें निवारक निरोध के तहत बनाए गए। आज बस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।